नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभ्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। आज मैं बीएससी पार्ट 1 होम साइंस की छात्राओं के लिए टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के पेपर से यूनिट 1 से एक चैप्टर सिंथेटिक फाइबर नायलॉन के बारे में उन्हें जानकारी देना चाहती हूँ या उनसे चर्चा करना चाहती हूँ। हम देखेंगे नायलॉन का क्या इतिहास रहा है, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है और इस फाइबर की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। नायलॉन जो है एक सिंथेटिक फाइबर है और ये आर्टिफिशियल फाइबर की कैटेगरी में आता है। कृत्रिम तंतुओं या फिर आर्टिफिशियल फाइबर का निर्माण 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आधुनिक युग की इस मशीनी जिंदगी में इंसान के पास समय की काफी कमी थी और इस कारण से नायलॉन के वस्त्रों की मांग अत्यधिक होने लगी। क्यों? क्योंकि इन वस्त्रों का रखरखाव और देखभाल काफी आसान होता है। नायलॉन का इतिहास काफी पुराना नहीं है। 1935 में डॉक्टर W.H. कैरोथर्स, जो कि E.I. डुपॉन्ट डीनेमर्स एंड कंपनी में एक प्रमुख रसायन शास्त्री थे, उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बहुलीकरण प्रक्रिया, पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के दौरान नायलॉन के फाइबर का निर्माण किया। इस बहुलीकरण प्रक्रिया में होता क्या है, इसमें बहुत से अणुओं को श्रृंखलाबद्ध रूप में एकत्र किया जाता है और इससे लीनियर पॉलीमर बनकर तैयार होता है और इस लीनियर पॉलीमर से आगे नायलॉन का रेशा प्राप्त किया जाता है। प्रारंभ में इन्होंने जो रेशा बनाया उसका नाम इन्होंने 66 पॉलीमर रखा। इसके बाद इन्होंने इसका नाम बदलकर नायलॉन रख दिया। हालांकि नायलॉन शब्द का ऐसा अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। डॉक्टर W.H. कैरोथर्स ने हेक्सामेथिलीन डायमीन के 6 परमाणु और एडिपिक एसिड के 6 परमाणु लेकर 66 पॉलीमर नामक एक पॉलीमर या बहुलक बनाया और क्योंकि इन दोनों के 6 परमाणु थे, इसलिए इन्होंने इसका नाम 66 पॉलीमर रखा। ये 6 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते थे और इस 66 पॉलीमर का उपयोग नायलॉन बनाने के लिए बेसिक मटेरियल, आधार सामग्री के रूप में इसका उपयोग उन्होंने किया। जहां जैसे कि आप नीचे स्लाइड में देख रहे हैं, 6 अणु हेक्सामेथिलीन डायमीन के प्लस इसके साथ 6 अणु एडिपिक एसिड का मिलाया और इससे एक अणु पॉलीमर का बनकर तैयार हुआ और इसे नाम दिया गया 66 या 66 पॉलीमर। ये नायलॉन का स्ट्रक्चर है। नायलॉन में देखिए आप इसमें दिखा रहा है 66 नायलॉन लिखा है, तो इसका मतलब ही है कि इसमें 6 अणु जो है वो हेक्सामेथिलीन डायमीन के हैं और 6 जो है वो किसके हैं, एडिपिक एसिड के हैं और इन दोनों को मिलाकर 66 पॉलीमर का निर्माण किया गया है। जब इसकी खोज हुई तब वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे गुण विद्यमान थे और उनके इन्हीं गुणों के कारण नायलॉन के रेशे को मैजिक फाइबर, जादुई रेशा भी कहा गया। एक निश्चित तापमान पर इस रेशे के आकार और उसकी जो आकृति होती है उसको स्थिर किया जाता है और इस तरह से इसे ताप सुनम्य रेशा, थर्मोप्लास्टिक फाइबर के रूप में बनाया जाता है। 1940 में सर्वप्रथम नायलॉन से मोजे बनाए गए और इसके बाद फिर धीरे धीरे वस्त्र, रोजमर्रा के जो वस्त्र होते हैं उनके लिए भी नायलॉन का इस्तेमाल किया जाने लगा। वस्त्रों के अलावा नायलॉन से ब्रश, कंघी, बेल्ट, पर्स आदि अनेक ऐसी सामग्रियां जो कि हमारे सामान्य जीवन में या दैनिक जीवन में आवश्यक होती हैं, उसे बनाया जाने लगा। ये देखिए यहाँ पे इस स्लाइड में आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो नायलॉन से बनी हुई होती है। जैसे स्पोर्ट्स की शर्ट, जैकेट दिखाई है, नायलॉन का फाइबर है, से नेट बनाया जाता है, पर्स है, रोप है, रस्सी है, फैब्रिक दिखाया गया, बेल्ट है, ब्रश है, कोम, कंघी, इस तरह की बहुत सारी आवश्यक जो सामग्रियां होती हैं जिनका की उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, नायलॉन के रेशे से बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। अब हम देखते हैं आगे स्लाइड में नायलॉन का उत्पादन कैसे होता है। नायलॉन हमारे लिए तो देखा हमने कि बहुत यूजफुल चीज है, बहुत उपयोगी रेशा है, लेकिन इसका उत्पादन कैसे होता है? तो नायलॉन का जो प्रोडक्शन होता है उसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन, इनका उपयोग होता है। इनको एक निश्चित और नियंत्रित अनुपात में उपयोग में लाया जाता है और आपस में मिलाया जाता है। इन चीजों का अनुपात कितना और कैसा होगा, यह बात जो है इस पर निर्भर करती है कि नायलॉन रेशे का प्रयोग हमें किस काम के लिए करना है। जैसा हमें काम, जिस काम के लिए हमें नायलॉन का रेशा उपयोग में लाना है, उसी के अनुपात में या उसी के अनुसार हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन को उतने ही निश्चित और नियंत्रित अनुपात में मिलाते हैं। नायलॉन रेशे के निर्माण में होने वाली जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं वो बहुत अधिक जटिल और श्रृंखलाबद्ध होती है। हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड, इनकी क्रिया से हमें नायलॉन सॉल्ट मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? हेक्सामेथिलीन डायमीन को और एडिपिक एसिड को मिलाने से इनकी क्रिया होती है और इससे हमें नायलॉन का सॉल्ट प्राप्त होता है। इसे हम ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव जो होता है एक प्रेशर कुकर के नुमा एक रचना होती है, उसमें डालकर हम इस सॉल्ट को गर्म करते हैं। गर्म करने से छोटे छोटे जो इसके अणु होते हैं एक लंबी श्रृंखलाबद्ध चेन में तैयार होकर एक बड़ा पॉलीमर का निर्माण करते हैं, जिसे हम लीनियर सुपर पॉलीमर कहते हैं। इस लीनियर सुपर पॉलीमर को आगे हम कास्टिंग व्हील से निकालते हैं और कास्टिंग व्हील से जब हम इसे निकालते हैं तो उसके ऊपर हम कोल्ड वाटर, ठंडा पानी जो है वो डालते हैं, जिससे आगे चलकर ये नायलॉन के रिबन के फॉर्म में ये हमें मिलता है। ठीक है, क्योंकि जब हम इस सॉल्यूशन को, लीनियर सुपर पॉलीमर के सॉल्यूशन को हम कास्टिंग व्हील्स पे से निकालते हैं तो उस दौरान हम इस पे ठंडा पानी डालते हैं, जिससे ये आगे चलकर रिबन के फॉर्म में हमें मिलता है और जमा हुआ मिलता है, जम जाता है। ठंडा पानी डालने से क्या होता है, ये लीनियर सुपर पॉलीमर का सॉल्यूशन जो होता है वो जम जाता है और इससे हमें एक रिबन के फॉर्म में ये प्राप्त होता है। जमने पर इसके हम छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। इन टुकड़ों को फ्लैक्स कहा जाता है और फिर इस फ्लैक्स को पिघलाकर इससे एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है, जिसे फिर हम स्पिनरेट में से निकालते हैं। इस स्लाइड में आप देखेंगे स्पिनरेट से जब वो रेशा निकल जाता है, ठीक है, स्पिनरेट से रेशा निकलता है तो हवा के संपर्क में आकर वो कड़ा होने लगता है। अब ऐसी स्थिति में हम इन रेशों को नरम बनाने के लिए इन्हें कंडीशनर में से गुजारते हैं। इन रेशों को आपस में बटकर या ऐंठन देकर इनसे हम धागा तैयार करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया नायलॉन का उत्पादन कैसे हमने किया या कैसे होता है। इस स्लाइड में देखिए, आप फिर से एक बार उस चीज को बहुत आसानी से देख और समझ सकते हैं। नंबर 1 पे दिखाया गया है हेक्सामेथिलीन डायमीन के साथ हमने एडिपिक एसिड मिला दिया, जिससे हमको क्या मिल गया, नायलॉन सॉल्ट मिल गया। ठीक है, अब नायलॉन सॉल्ट को हमने क्या किया, ऑटोक्लेव में रखकर गर्म किया। ऑटोक्लेव क्या है, एक प्रेशर कुकर के जैसी रचना होती है, उपकरण होता है, उस पे हम इसके रखकर इसे गर्म करते हैं। इसको गर्म करने पर नायलॉन सॉल्ट से हमको क्या मिलता है, लीनियर सुपर पॉलीमर। ठीक है, इस लीनियर सुपर पॉलीमर को हम कास्टिंग व्हील पे से गुजारते हैं और उसके ऊपर से ठंडा या कोल्ड वाटर जो होता है वो डालते हैं, जिसे ये जमकर हमें नायलॉन के रिबन के फॉर्म में, रिबन शेप में ये हमें प्राप्त होता है। आगे चल के इस नायलॉन के रिबन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में या फ्लैक्स में काट लेते हैं और इन फ्लैक्स को फिर से हम क्या करते हैं, गर्म करके पिघलाते हैं और पिघलाकर नायलॉन का धागा तैयार करते हैं। जब ये फ्लैक्स पिघल जाता है और इसके पिघल जाने से एक थिक या गाढ़ा घोल मिलता है, तो उस घोल को हम स्पिनरेट में से निकालते हैं। इसकी उपस्थिति में, एक कंडीशनर की उपस्थिति में निकालते हैं, जिससे हमें नायलॉन का रेशा आगे चलकर प्राप्त होता है। अब प्राप्त नायलॉन जो होते हैं उनका आकार, आकृति, उनका व्यास कैसे होगा, ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। जैसे फ्लैक्स का आकार, फ्लैक्स मतलब जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में रिबन को काटकर तैयार किया है, उनका आकार कैसा है। स्पिनरेट के छिद्र कैसे हैं, मोटे छिद्र हैं, बहुत बारीक है या मध्यम है, इस तरह के स्पिनरेट के छिद्र हैं। और तीसरा पॉइंट होता है रेशे खींचने की प्रक्रिया, तो मतलब रेशे को किस प्रकार से, कितनी मात्रा में खींचा जाता है आगे धागा बनाने के लिए। तो नायलॉन के रेशे को खींचने की जो प्रक्रिया होती है उसमें
ये प्रक्रिया हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमें लीनियर सुपर पॉलीमर की श्रृंखला जो होती है ये हमें फाइबर के रूप में प्राप्त होती है, रेशे के रूप में प्राप्त होती है, तो ये श्रृंखला काफी अव्यवस्थित होती है, मतलब अच्छी तरह से ये अरेंज नहीं होती है, ठीक है। और इस कारण से कई बार रेशे की मजबूती भी कम हो सकती है। इसलिए धागे को सीधा करने के लिए उसको हम खींचते हैं और खींचने की प्रक्रिया में ये धागा जो होता है अपनी पहले की लंबाई से लगभग 7 गुना ज्यादा लंबा हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से खींचने की प्रक्रिया जब हम करते हैं तो इससे धागा जो होता है सीधा, समानांतर, मजबूत और लचीला धागा हमें प्राप्त होता है, जिससे आगे चलकर हम नायलॉन के वस्त्र का निर्माण करते हैं। नायलॉन की रेशे की चमक को कम करना। नायलॉन की रेशा जो है, चूंकि ये रासायनिक रेशा है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसमें चमक बहुत अधिक होती है। इसकी चमक को करने के लिए हम इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड तो मिलाते ही हैं, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त हम बेरियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड जैसे रासायनिक पदार्थ जो हैं उनका उपयोग भी कर सकते हैं। और इनका उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास लीनियर सुपर पॉलीमर का जो घोल आता है उस घोल में हम इसको मिलाते हैं, मतलब स्पिनरेट में से निकालने से पहले जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन में हम इन पदार्थों को मिलाकर नायलॉन के रेशे की चमक को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब नायलॉन का धागा हमें प्राप्त हो गया, धागा हमने बना लिया। अब ये धागे कितने प्रकार के होते हैं? तो धागों के प्रकार यदि हम देखें तो धागा एक रेशीय धागा, बहुरेशीय धागा, स्पन धागा, स्ट्रेच धागा और टेक्सचर्ड धागा, ये 5 प्रकार के धागे जो होते हैं जिनका निर्माण हम नायलॉन के रेशे से करते हैं। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं नायलॉन के धागे के प्रकार बताए गए हैं। एक रेशीय धागा जो होता है वो क्या होता है, इसमें एक ही तंतु का उपयोग करके, एक ही धागे का उपयोग करके हम इसे बनाते हैं और ये जो होता है काफी मजबूत होता है, लचीला होता है, चमकदार होता है। बहुरेशीय धागा जो होता है, जैसा कि हम नाम से ही देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक धागों को जब मिलाकर एक धागा बनाया जाता है तो उसे हम बहुरेशीय धागा कहते हैं। और ये धागा एक रेशीय धागे की अपेक्षा इसकी मजबूती अधिक होती है। स्पन धागा, स्पन धागा क्या होता है, इसमें हम जो लंबे फाइबर्स होते हैं उनको काटकर छोटा कर लेते हैं और इन छोटे छोटे रेशों को या धागों को हम क्या करते हैं, आपस में बटकर या उसमें ऐठन देकर कताई करते हैं और कताई करके फिर इससे एक नया धागा बनाते हैं जिसे हम स्पन धागा कहते हैं। और इनसे जो वस्त्र बनता है उसको हम स्पन वस्त्र या स्पन फैब्रिक कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेच धागा। स्ट्रेच धागा जैसे कि स्ट्रेच नाम से हम समझते हैं, जैसे आप देखते हैं स्प्रिंग होता है या रबर होता है जिसको आप खींचते हैं और खींचकर छोड़ते हैं तो वो फिर अपने पहली अवस्था में आ जाता है। उसमें एक कर्लीनेस होता है, एक घुंघरालापन होता है। ठीक इसी तरह से स्ट्रेच धागा जो होता है उसका निर्माण किया जाता है। ये भी काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और इनसे हम पहनने के या फैब्रिक्स जो होते हैं, परिधान वाले वस्त्र जो होते हैं उनका निर्माण करते हैं, क्योंकि ये धागे जो होते हैं फैब्रिक परिधान के रूप में जब इनका उपयोग हम करते हैं तो ये हमारे शरीर पर बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि इनमें इलास्टिसिटी होती है, ड्रेपिंग की क्वालिटी होती है, रेजिलियंसी होती है, बहुत सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो धागा होता है वो है टेक्सचर्ड यार्न। टेक्सचर्ड यार्न का मतलब होता है इसमें हम डिफरेंट टाइप की परिसज्जा देकर नायलॉन के धागे में एक टेक्सचर बहुत से प्रकार के होते हैं, तो जो टेक्सचर हमें चाहिए आगे फैब्रिक बनाने के लिए उस तरह का टेक्सचर्ड यार्न जो है, टेक्सचर्ड धागा जो है वो तैयार किया जाता है। तो इस तरह से नायलॉन के धागे जो है वो 5 प्रकार के हो गए, एक रेशीय धागा, बहुरेशीय धागा, स्पन धागा, स्ट्रेच धागा और टेक्सचर्ड धागा। नायलॉन के धागों से वस्त्र का निर्माण। अभी हमने क्या किया, पहले नायलॉन का प्रोडक्शन किया, मतलब किस तरह से उसका फाइबर बना, तंतु कैसे हमें मिला, तंतु के बाद हमने देखा धागा कैसे हमको प्राप्त हुआ उसका, और अब नायलॉन के धागे से वस्त्र का कैसे हम निर्माण करते हैं। तो नायलॉन के धागों से वस्त्र निर्माण की 3 प्रकार हो सकते हैं। वस्त्र का निर्माण हम इन धागों से 3 तरह से कर सकते हैं। पहला है 100% नायलॉन वस्त्र।
100% प्योर नायलॉन। दूसरा है मिश्रित वस्त्र, ब्लेंड्स और मिक्स्ड क्लोथ्स। और तीसरा होता है प्रबलन वस्त्र या रीइंफोर्समेंट फैब्रिक्स या क्लोथ्स जो होते हैं। तो पहला हम देखेंगे, पहले प्रकार में 100% नायलॉन वस्त्र जो होते हैं, 100% प्योर नायलॉन। जिन वस्त्रों को बनाने में शुद्ध 100% नायलॉन का उपयोग किया जाता है, ये जो होते हैं ऐसे वस्त्र 100% या 100% प्योर नायलॉन फैब्रिक कहलाते हैं। ये वजन में काफी हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं और अपना आकार बनाए रखने वाले होते हैं। इनमें सिलवटें नहीं पड़ती और ये काफी टिकाऊ होते हैं और इनकी देखभाल बहुत आसान होती है। सेकेंड है इसमें मिश्रित वस्त्र, ब्लेंड्स और मिक्स्ड क्लोथ्स। जब नायलॉन के साथ अन्य धागों को मिलाकर वस्त्र बनाया जाता है तब मिश्रित वस्त्र कहलाते हैं। मतलब जैसे हमने नायलॉन लिया और नायलॉन के साथ हमने कॉटन ले लिया, वूल ले लिया या फिर सिल्क ले लिया, तो इस तरह से जब नायलॉन के साथ अन्य धागों को मिलाकर वस्त्र बनाया जाता है तब वह मिश्रित वस्त्र कहलाते हैं। मिश्रित वस्त्र जो होते हैं उनको बनाने की भी दो विधियां हो सकती हैं। एक तो यह कि दो प्रकार के तंतुओं को मिलाकर धागा बनाया जाए। ठीक है, दो प्रकार के तंतु मतलब कॉटन ले लिया, साथ में नायलॉन ले लिया, इन दोनों को मिलाकर तंतु बना लिया, धागा बना लिया, इन दोनों के तंतुओं को मिलाकर धागा बना लिया और फिर उस धागे से आगे बुनाई करके आपने वस्त्र बना लिया। एक तो ये विधि हो सकती है। और दूसरी विधि जो होती है उसमें ये हो सकता है कि मिश्रित करने वाले तंतुओं के अलग अलग धागे बना लिए जाए। मतलब कॉटन का धागा आप अलग बना लीजिए, नायलॉन का धागा आप अलग बना लीजिए। और जब आप इसकी बुनाई करेंगे तो बुनाई में ताने और बाने की जगह वार्प और वेफ्ट की जगह आप इन दोनों धागों को उपयोग में करके वस्त्र बना सकते हैं। तो ऐसे जो वस्त्र होते हैं उनमें उन रेशे की गुणों की प्रधानता होगी जिसकी मात्रा अधिक होगी। जैसे यदि आपने इसमें कॉटन की मात्रा अधिक रखी है तो कॉटन की जो सारे गुण होंगे वो उस वस्त्र में अधिक पाए जाएंगे। जैसा आपको नीचे स्लाइड में दिखाया गया है, 3/4 कॉटन, यदि आपने 3/4 हिस्सा कपास का लिया है और 1/4 हिस्सा आपने नायलॉन का लिया है, तो इससे जो वस्त्र बनेगा, जो ब्लेंड क्लोथ्स या फैब्रिक्स बनेंगे, उनमें कपास के सारे गुणों की प्रधानता होगी क्योंकि उसकी मात्रा अधिक होगी। और ये वस्त्र नायलॉन चूंकि यहाँ पे कम है, इसलिए नायलॉन का काम होगा इस वस्त्र को टिकाऊ और मजबूती देना। तीसरा है प्रकार वस्त्र का प्रबलन वस्त्र या रीइंफोर्समेंट। जब किसी वस्त्र में प्रमुखतः किसी अन्य वर्ग के धागों का प्रयोग किया जाता है और नायलॉन का धागा कम मात्रा में कहीं कहीं पर मजबूती के लिए केवल उपयोग में लाया जाता है या मिलाया जाता है, तब ऐसे वस्त्र को हम या ऐसे वस्त्र में प्रबलन देना कहा जाता है। ठीक है, प्रबलन का मतलब क्या हुआ, जब किसी एक धागे को हम मुख्य रूप से लेते हैं और नायलॉन के धागों को सिर्फ हम कहीं कहीं पर जहां हमें उस वस्त्र को मजबूती देने की जरूरत होती है वहां पर जब इसका उपयोग किया जाता है तो इस तरह के वस्त्र जो होते हैं वो प्रबलन वस्त्र कहलाते हैं। जिन स्थानों पर अधिक खिंचाव या जोर पड़ता है केवल उन्हीं स्थानों पर नायलॉन का धागा लगाया जाता है और ऐसा करके प्रबलन द्वारा, रीइंफोर्समेंट के द्वारा हम उस वस्त्र को स्थायित्व और लंबा जीवन प्रदान करते हैं। जैसे हम देखते हैं रोजमर्रा के जीवन में हम सभी सॉक्स पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, तो मोजे में हम ये देखते हैं कि पंजे के पास, सामने उंगलियों के पास और पीछे एड़ी के पास, यहाँ पे वहां का फैब्रिक अलग होता है, तो वहां पे नायलॉन का प्रयोग होता है क्योंकि इन स्थानों पर खिंचाव जो होता है या तनाव जो होता है वो अधिक होता है। अब हम आगे चलकर देखेंगे इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, नायलॉन के रेशे की विशेषताएं या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नायलॉन। तो इसमें सबसे पहले यदि हम इसका कंपोजिशन देखें, इसका संगठन देखें, तो यह एक रासायनिक रेशा है और इसका निर्माण जो होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन को एक निश्चित और नियंत्रित अनुपात में मिलाकर इस रेशे का निर्माण किया जाता है। और इस रासायनिक रूप में इस रेशे को हम पॉलीएमाइड के नाम से भी जानते हैं।
इसका यदि हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी में रचना यदि हम इसको देखें तो ये पारदर्शी दिखाई देता है, चिकना गोलाकार दिखाई देता है, इसका व्यास एक समान होता है और क्रॉस सेक्शन यदि इसका हम अनुप्रस्थ काट देखें तो देखने पर ये गोल चित्तियोंदार दिखाई देता है। मजबूती जो होती है नायलॉन में बहुत अधिक होती है, ये अत्यधिक बारीक होता है, वजन में भी बहुत हल्का होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इसकी लंबाई जो होती इसकी मजबूती जो होती है वो आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक होती है। चमक भी इसमें बहुत अधिक पाई जाती है और ये हमारी इच्छा अनुसार होती है या हमारी आवश्यकता अनुसार होती है। जैसी चमक हमें चाहिए हम उस तरह की चमक जो है रख सकते हैं, मतलब चमक को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इस स्लाइड में आपको कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं जो कि नायलॉन रेशे के हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर नायलॉन के रेशे जो हैं, एक लेफ्ट में जो आपको दिखाया गया सबसे पहली स्लाइड ऊपर है उसमें लंबाई में दिखाई देते हैं, ठीक है, और साइड में उसके बना हुआ है वो चित्तियोदार या उसका शेप अनियमित आकार के ये जो है वो दिखाई देते हैं। प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी, नायलॉन के रेशे को खींचकर छोड़ने से यह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि इसमें इलास्टिसिटी जो है वो बहुत अच्छी पाई जाती है। तनाव सामर्थ्य या टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें तन्ने की बहुत अधिक शक्ति होती है, तन्यता या इसमें तनाव सहने की बहुत शक्ति होती है, अधिक इसको हम खींच सकते हैं और यही कारण होता है कि जब इसको हम दबाकर छोड़ते हैं तो उसमें क्रश नहीं पड़ते, इसमें कोई सिलवटें हमें दिखाई नहीं देती है और ये हमेशा एक ताजगी भरे रूप में हमें दिखाई देते हैं। ताप संवाहकता या हीट कंडक्टिविटी कैसी होती है, तो ये ताप के बुरे संवाहक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बुनाई जो होती बहुत सघन होती है, इतनी सघन बुनाई होती है कि इसमें अंदर या बाहर से हवा आर पार नहीं जा सकती और जिस कारण से शरीर का जो पसीना होता है वो भी बाहर नहीं निकल पाता और न ही नायलॉन का वस्त्र उस पसीने को सोख पाता है। इसी कारण से गर्मी के दिनों के लिए नायलॉन के वस्त्र को उपयोगी नहीं माना जाता। सिलवट प्रतिरोधकता यदि हम इसकी देखें रेशे की, तो इसमें आकृति और इसका आकार जो होता है, क्योंकि ये ताप संनम्य फाइबर होता है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक फाइबर है, तो इसके आकार और इसकी आकृति को एक निश्चित तापमान पर सेट किया जाता है या स्थिर किया जाता है, ठीक है, तो उस कारण से भी इसमें जो है वो सिलवटें नहीं पड़ती। सोखने की शक्ति, सोखने की या एब्जॉर्ब करने भी, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने की शक्ति जो होती है, उसका अवशोषकता का जो गुण होता है उसका इसमें अभाव होता है। इसकी सतह बहुत अधिक चिकनी होती है और यही कारण है कि चिकनी सतह में पानी जो है बहुत आसानी से अंदर प्रवेश नहीं कर पाता और ये पानी को सोखता भी नहीं अंदर, है ना। तो इस कारण से जो होता है ये गर्मी के दिनों के लिए तो उपयोगी नहीं होता इसका वस्त्र, लेकिन बरसात के दिनों के लिए नायलॉन के फैब्रिक जो है बहुत अच्छे माने जाते हैं। रगड़ का प्रभाव, रगड़ से ये अप्रभावित रहते हैं, इसकी सतह चिकनी होती है, वैसे भी धूल और गंदगी इस पे चिपकती नहीं है और न ही इस पर फ्रिक्शन का या रगड़ का कोई बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसकी साफ सफाई और धुलाई या देखभाल जो है काफी आसान होती है। इसे हम किसी भी मेथड से वॉश कर सकते हैं। श्रिंकेज इसमें देखने को नहीं मिलता, ये सिकुड़ते नहीं है क्योंकि इनकी आकृति और आकार को में कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता। ड्राई हीट, इफेक्ट ऑफ ड्राई हीट या सूखे ताप का प्रभाव, एक निश्चित तापमान पर, चूंकि हम शुरू से देखते और सुनते आ रहे हैं कि एक निश्चित तापमान पर इसकी आकृति और आकार को सेट किया जाता है या स्थिर किया जाता है, इसलिए एक निश्चित तापमान से अधिक तापमान पर ही नायलॉन जो है उसको प्रभाव पड़ता है, उस तापमान तक उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। 250 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा तापमान होने पर ये पिघलने लगते हैं। यदि इस पे हम बहुत अधिक गर्म आयरन करते हैं तो हम देखते हैं कि नायलॉन के फैब्रिक जलते नहीं है कभी भी, ये पिघलने लगते, एक दूसरे से सटने लगते, जुड़ने लगते हैं। इनमें पिघलने का, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये प्लास्टिक ही है ना। आप प्लास्टिक को यदि आग के पास ले जाएंगे तो देखिएगा रेयॉन की तरह या फिर कॉटन फैब्रिक की तरह, ऊन की तरह इसमें आग नहीं पकड़ती, ये क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं। तो ठीक यही चीज जो होती है नायलॉन फैब्रिक के साथ भी होती है।
रंगों के प्रति इनकी अच्छी सादृश्यता होती है, इनको हम हर तरह के रंग से रंग सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि कहा जाए तो एसिडिक डाई जो होते हैं, अम्लीय जो रंग होते हैं, इनसे रंगना सबसे उत्तम या अच्छा होता है। गर्म और सांद्र अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और नाइट्रिक एसिड हो गया, ये इसके संपर्क में आकर पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। यदि हम 5% इन एसिड्स को का सॉल्यूशन बनाकर गर्म करें और उसमें इस फाइबर को डालें तो भी ये इसमें पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, ये नष्ट हो जाता है। इसलिए गर्म और सांद्र अम्लों का प्रयोग हम इस पर नहीं कर सकते। इस पे हम हल्के जो अम्ल होते हैं उनका प्रयोग यदि बहुत आवश्यकता हो तब किया जा सकता है। अल्कली या क्षार का प्रभाव, अल्कली का इस पर क्षार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम ऐसे सोप जिनमें अल्कली हो इसको आसानी से धो सकते हैं। ब्लीच का प्रभाव, हल्के ब्लीच होते हैं जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह, तो इनका उपयोग हम इन पर कर सकते हैं। बहुत अधिक हार्ड या शक्तिशाली जो ब्लीच होते हैं वो इन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। चूंकि ये रासायनिक तंतु है इसलिए इस पर कीड़े और फफूंद का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और पसीने का भी इस पर कोई हानिकारक बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कई बार लगातार उसी फैब्रिक को यदि हम पहन रहे हो और किसी एक जगह पे पसीना आ रहा है तो वहां से रंग अवश्य कुछ हल्के हो जाते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाए तो पसीने का कोई हानिकारक प्रभाव जो होता है वो नायलॉन के वस्त्रों पर नहीं देखा जाता। थैंक यू। मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सुझाव दें कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए पर्याप्त है या मैंने जो कुछ भी बताया, जो कुछ भी समझाया वो आपको कितना और समझ में आया या नहीं। यदि आपको कोई भी जानकारी, इस लेक्चर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।